महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यहाँ कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो साधु महाराज। और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ पर महाराजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज्य था। उनके दो बेटे थे, राजवीर और अर्जुन। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर ये तो अच्छी बात है ना, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि इस राज्य का अगला राजा आखिर दोनों राजकुमारों में से कौन बनेगा और इस बात का फैसला मैं कैसे करूँ। इतनी सी बात महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। हम दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यहाँ देखा जाएगा कि कौन अधिक योग्य है। आओ मेरे राजकुमारों, आओ। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो उस परीक्षा को पास करेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया राजवीर को राजा बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया राजवीर को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। अर्जुन, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे परीक्षा से भयभीत हो गए? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने की दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े या फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए बड़े भैया का सम्मान सबसे बढ़कर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही राजा घोषित करें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अर्जुन, तुम मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर यह हो सकता है कि असल में तुम ही मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वनतलिया नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे को हार को लेकर आएगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। फिर अर्जुन और राजवीर अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, हम कल ही जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है, बल्कि एक जादुई खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और समझ से काम ना ले तो वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने पुत्र को जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में हर कदम पर चुनौती है और वहाँ की कठिनाइयों से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे राजवीर और अर्जुन दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए अर्जुन। हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन जागता है और देखता है कि राजवीर वहाँ नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए
और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही आराम कर लिया। अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप प्यासे लग रहे हैं, रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। बूढ़ा व्यक्ति, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहे काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कई भैया मिल जाए। दूसरी ओर राजवीर आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यह लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। राजवीर अपने मन में सोचते हुए, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। इतना सोचने के बाद राजवीर कहता है, माफ करना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर जड़ी बूटी लगी है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। राजवीर फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और अर्जुन मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर राजवीर साधु को कहता है, साधु महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। इतना कहकर राजवीर बिना मदद किए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अर्जुन, अरे यह कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ, जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत जाकर जंगल से कुछ फल तोड़ लेता है और फिर लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। काका, यह लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में अर्जुन को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो राजवीर को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी है जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। बेटा, क्या तुम वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके पास में एक बहुत पुराना सा वृक्ष है, बस उस वृक्ष के नीचे ही तुम्हें सुनहरे रंग की जड़ी बूटी दिखाई देगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वहाँ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ, ये वही है।
हाँ, ये रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। अर्जुन जल्दी से जड़ी बूटियों को तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे अर्जुन को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे यहाँ क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। यहाँ कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करे, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दे जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जिनकी अर्जुन ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन को एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसी के अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद उसे वह हीरे का हार दिख जाता है। हाँ, ये रहा वो हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने को कहा था। उस हीरे के हार को लेकर अर्जुन गुफा के बाहर आ जाता है। यह हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे भी या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। अर्जुन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना लेने आओ, खजाना लेने आओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह एक परीक्षा है, कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। मुझे जाना होगा। अर्जुन भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यह कैसे हो गया? इतना कहते ही अर्जुन उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे राजवीर फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया, मैं ठीक हो गया। अर्जुन, मैं ठीक हो गया। पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहाँ फिर से प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। अर्जुन, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहाँ से हीरे का हार लेने निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और अर्जुन अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा दरबार में आगे बढ़ती है और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। सभी चकाचौंध हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे महारानी का रूप बदलने लगता है, उनका चेहरा नीला पड़ जाता है।
और कुछ ही क्षणों में वो एक विशाल नागिन में तब्दील हो जाती है। तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, तुम कौन हो? फिर नागिन क्रोधित आवाज में कहती है, हाँ, मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैं यहाँ से तुम्हारे राज्य की संपत्ति और ताकत को हथियाने आई थी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तुम नागिन हो, लेकिन असली महारानी वसुंधरा कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर लिया है। इतने दिनों से मैं शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस हीरे के हार में कैद थी। यह हार केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता था। इसलिए मैंने राजा वीरेंद्र सिंह को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम राजकुमारों को इसे लाने भेजा। राजा वीरेंद्र सिंह और दोनों राजकुमार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन अपने जेब से एक चमचमाती मणि निकालता है। उस मणि को देखने के बाद नागिन हक्का बक्का रह जाती है। यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। नागिन मणि को देखने के बाद डर जाती है और जैसे ही नागिन अर्जुन की ओर बढ़ती है, अर्जुन मणि को जोर से जमीन में पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। अर्जुन, यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? पिताजी, जब हम उस जादुई जंगल में थे तो मुझे एक तोता मिला था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। वह बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातें करता था। उसी ने मुझे बताया कि असली महारानी वसुंधरा के स्थान पर एक नागिन आ चुकी है और इस मणि में उसकी जान बसी है। तो यह सब उस नागिन की योजना थी। हाँ, उस तोते ने मुझे यह भी बताया कि इस मणि को तोड़ने से ही नागिन का अंत होगा। उसी जंगल में मुझे एक साधु महाराज भी मिले थे जो सर्प के काटने से घायल हो गए थे। अच्छा, वह साधु महाराज, वो तो मुझे ही मिले थे। उनकी मदद के लिए मैं नदी किनारे से जड़ी बूटी लेने गया था और वहीं मुझे यह चमचमाती मणि मिली। यह मणि इतनी सुंदर थी कि इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। सच में पिताजी, वो एक जादुई जंगल है। राजा वीरेंद्र सिंह और राजवीर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी और वीरता से राज्य की रक्षा की है, बल्कि अपने बड़े भाई और असली महारानी वसुंधरा की बचा लिया है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि असली महारानी वसुंधरा की खोज की जाए। कुछ ही समय के बाद महल के गुप्त कक्ष में असली महारानी को कैद से मुक्त कर लिया जाता है। वह कमजोर थी लेकिन सुरक्षित थी। बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि मेरे जीवन को भी सुरक्षित किया। मुझे तुम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य के नए उत्तराधिकारी का चयन करें। अर्जुन, तुम्हारी वीरता, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विजयगढ़ के अगले महाराज बनोगे। पिताजी, यह राज्य बड़े भैया का भी है। अगर आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो मैं तब तक यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक भैया भी इसके लिए सहमत ना हो। अर्जुन, तुम इस राज्य के सच्चे राजा हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा है, बल्कि मेरे जीवन को भी सही दिशा दी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम ही विजयगढ़ के राजा बनने के सबसे योग्य हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभी के सामने राजकुमार अर्जुन को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में जश्न का माहौल बन गया और हर कोई अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, सद्भाव और प्रेम से चलाया। उन्होंने अपने बड़े भाई राजवीर को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर आगे बढ़ाया। असली महारानी वसुंधरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ चुकी थी और विजयगढ़ हमेशा के लिए एक महान और शक्तिशाली राज्य बना रहा। एक छोटे से गांव में रमेश और रिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और परिवार के नाम पर सिर्फ वही दो थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश बड़ा था और उसकी छोटी बहन रिंकी उससे 2 साल छोटी थी। रमेश और रिंकी हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। रमेश अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमेश और रिंकी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास वाले बाजार में जाते हैं। तभी उन्हें बाजार में एक चाचा की नई दुकान दिखती है, जिसमें वो चाचा धातु और मिट्टी से बने अलग अलग प्रकार का सामान बेच रहे थे। तभी रिंकी की नजर एक बांस पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है।
रमेश उस बांस का दाम चाचा से पूछता है। अरे ओ चाचा, ये कितने का है? बेटा, ये बांस 250 रुपए का है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दुखी हो जाता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे भैया, ये बांस इतना अच्छा भी नहीं है। दोनों घर का सामान लेकर वापस चले आते हैं। लेकिन रमेश समझ जाता है कि रिंकी को बांस काफी अच्छा लगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा कहा। रमेश ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए इस बांस को लेकर रहेगा, चाहे उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 5 दिन बीत जाते हैं। रमेश पैसा जमा करके उसी दुकान पर जाता है और बांस खरीद लेता है। लेकिन रमेश रिंकी के लिए सरप्राइज रखता है। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है और रिंकी रमेश को राखी बांधती है। रमेश उसे गिफ्ट के तौर पर वही बांस देता है जो रिंकी को पसंद आया था। रिंकी बांस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस बांस को संभाल कर टेबल पर रख देती है और रोज उसको साफ करती है। एक दिन उससे बांस साफ करते करते गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब रमेश घर आता है तो देखता है कि रिंकी रो रही है। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहना, तुम इतना क्यों रो रही हो? रिंकी बताती है कि उसका प्यारा बांस टूट गया है और उसे बहुत दुख हो रहा है। रमेश उसे समझाते हुए कहता है, रोने से बांस थोड़ी ठीक होने वाला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। आखिरकार मैं इतने सालों बाद आजाद हो ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रमेश काम से लौटकर घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, रिंकी दरवाजा खोलती है। लेकिन आज रमेश को कुछ अजीब लगता है। जब भी वो घर आता था तो रिंकी खुश हो जाती थी और खुशी के मारे झूमने लगती थी, लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। रमेश सोचता है कि शायद ये बांस के टूटने की वजह से अभी भी दुखी है। दिन पर दिन रिंकी का बिहेवियर अजीब होने लगता है। रमेश को रिंकी को ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन रमेश घर पर रहता है और देखता है कि रिंकी अपने आप से बात कर रही है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी रमेश की सारी बात सुनकर कहते हैं, ये सब उस बांस की वजह से हो रहा है जो तुमने बाजार से खरीदा था। वो बांस साधारण नहीं था, उसमें एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उसके टूटने की वजह से अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द उसे वापस से कैद करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिंकी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार देगी। रमेश पंडित जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो पंडित जी के साथ घर वापस आता है। पंडित जी अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और रिंकी के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही रिंकी बेहोश हो जाती है और रमेश ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी पूजा के सामान की मदद से गोलाकार का एक गोला बनाते हैं। रमेश को बोलते हैं कि रिंकी को गोले के अंदर ले आओ। रमेश रिंकी को गोले के बीच में बैठा देता है। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। पंडित जी अपना जाप और तेज कर देते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल रिंकी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और गोले के बाहर आने की कोशिश करती है। ओए चुड़ैल, बता तू कौन है और इस बांस में कैसे आई? फिर चुड़ैल अपनी कहानी उन्हें सुनाती है। बहुत सालों पहले इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था जहां एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की सुंदरता और उसके गुण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। चंद्रिका को मिट्टी और धातु से चीजें बनाने का शौक था। उसने अपने हाथों से कई सुंदर अलंकार बनाए जो गांव के लोग खरीदते और अपने घर को सजाते। एक दिन चंद्रिका ने अपने हाथों से एक सुंदर बांस बनाया जो दिखने में अत्यंत सुंदर और अनोखा था। उसने सोचा कि इस बांस को अपने घर के मंदिर में रखेगी। लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। गांव में एक निर्दयी और एक दुष्ट तांत्रिक आया जिसका नाम भैरव था। भैरव अपनी तंत्र शक्तियों से गांव के लोगों को डराता और उनसे धन और दौलत लूटता। एक दिन भैरव की नजर चंद्रिका पर पड़ी और उसकी सुंदरता से वो आकर्षित हो गया। भैरव ने चंद्रिका को अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
भैरव को अपनी असफलता सहन नहीं हुई और उसने अपनी मंत्र शक्तियों से चंद्रिका को कैद करने का निश्चय किया। उसने अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को उस बांस में कैद कर दिया जो चंद्रिका ने अपने हाथों से बनाया था। भैरव ने सोचा कि इस तरह वो चंद्रिका को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा और उसकी आत्मा उसके कब्जे में रहेगी। चंद्रिका की आत्मा बांस में कैद हो गई और गांव के लोग इस बात से अनजान थे। भैरव ने उस बांस को तांत्रिक कार्यशाला में रख दिया। कुछ दिन बाद भैरव अपनी ही तंत्र विद्या का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका कार्यशाला और उस बांस को लोगों ने एक कोने में छोड़ दिया। कई सालों बाद एक व्यापारी ने भैरव के पुराने कार्यशाला को खरीद लिया और वहां से सारा सामान निकाल कर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले आया। उस व्यापारी को उस बांस की असली कहानी का पता नहीं था। वो बांस अब बाजार में बेचने के लिए रखा गया था, जहाँ से रमेश और रिंकी ने उस बांस को खरीदा। और इस तरह चंद्रिका की आत्मा जो उस बांस में कैद थी, बांस के टूटने पर आजाद हो गई। लेकिन अब उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी अपनी दुख भरी जिंदगी और कैद से आजादी के लिए। चंद्रिका की दुख भरी कहानी सुन के पंडित जी और रमेश की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रिका एक चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए उसका कैद होना जरूरी है। पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। चंद्रिका की आत्मा के आजाद होते ही रिंकी बेहोश हो जाती है। चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रमेश अपनी बहन को संभालता है। कुछ ही देर में रिंकी होश में आती है और अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। रमेश उसे समझाता है, सब कुछ ठीक हो गया है बहना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। गांव के सभी लोगों ने पंडित जी और रमेश की तारीफ की और उनका आभार माना। रमेश और रिंकी फिर से अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ जीने लगे।